दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम नोएडा के एक ऐसे हॉन्टेड अपार्टमेंट की घटना सुनेंगे जहां कोई रह नहीं पाता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को विवेक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 1998 की बात है। वो गर्मी का समय था जब मैं अपने ट्रांसफ़र के वजह से हाल ही में नोएडा आया था, जहां मेरी पत्नी कविता और मेरा 8 साल का बेटा आर्यन मेरे साथ जल्द ही जुड़ने वाले थे। इसलिए मैंने परिवार के रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया। अंत में मुझे एक ऐसा 2 बेडरूम वाला फ्लैट मिला जो दिखने में साफ सुथरा और किफ़ायती था। इतना कि किराया मेरे बजट के हिसाब से बहुत कम था और ये मुझे उस समय सौभाग्य जैसा लगा। इसलिए हम उसी शाम को शिफ्ट हो गए। सामान व्यवस्थित करने में पूरी रात लग गई। अपार्टमेंट की दीवारों पर नए सफेदी की खुशबू थी, लेकिन एक हल्की सीली सी गंध भी महसूस हो रही थी जो घर के हर कोने से आ रहा था। पहली रात तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। आर्यन अपने खिलौने के साथ खेलते खेलते सो गया और कविता ने बस इतना कहा, पता नहीं क्यों यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। पर मैंने उसे नए माहौल की घबराहट कहकर टाल दिया। दूसरी रात आर्यन को अपने कमरे में सुलाने के बाद मैं और कविता लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। बाहर से हल्की गर्म हवा आ रही थी, लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा और शांत था। तभी अचानक आर्यन चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। उसकी आंखों में डर था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जो कि ये कहते हुए कमरे से बाहर आया, पापा मेरे कमरे में कोई है। मैंने तुरंत जाकर उसका कमरा चेक किया, पर सब कुछ ठीक था। अलमारी बंद थी और पर्दे भी खिड़की पर वैसे ही थे। इसलिए मैंने आर्यन को ये समझाया कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन कविता के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुमने महसूस किया यहाँ एक अजीब सी ठंडक है? पर मैंने हंसते हुए इसे मजाक में टालने की कोशिश की। लेकिन उस रात जब मैं सोने गया तो मेरे पूरे कमरे में वही सीली गंध फिर से महसूस हुई और उस घर का हवा अचानक से भारी होने लगा। पर उस वक्त मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ दिन मेरे लिए सामान्य रहे। लेकिन कविता बार बार ये शिकायत कर रही थी कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। यहाँ की खामोशी बहुत ही अजीब है, वो अक्सर ये भी कहती थी। एक दिन जब वो किचन में कुछ बना रही थी, उसने मुझे बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा है। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पर मैंने उसे अनीता का थकान समझकर एक बार फिर से टाल दिया। लेकिन अगले दिन जब मैं अकेला घर पर था, मुझे ऐसा लगा जैसे बेडरूम के अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। पर मैंने जाकर चेक किया तो वो बंद मिला। उसी बीच आर्यन भी इन दिनों चुपचाप रहने लगा था। वो रात को बार बार उठता और कहता, पापा एक औरत मुझे दिखाई दे रही है। पर मैंने कविता से कहा कि वो बच्चों की कहानियों की वजह से डरा हुआ होगा। लेकिन फिर एक बार उसने लिविंग रूम में बैठकर बताया कि उसने अपने कमरे में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी और मुझे यानी कि आर्यन को देख रही थी, जो कि आर्यन ने मुझे बताया। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए थे। कविता का चेहरा भी पहले से पीला पड़ गया था। इसलिए अपने बेटे को इतना डरा हुआ देखकर उस रात हमने आर्यन को अपने कमरे में सुला दिया। उस रात के बाद घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी।
ऐसा लगता था जैसे घर में कोई और भी मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते। कभी रसोई में बर्तन की खड़खड़ाने की आवाज आती तो कभी लाइट अपने आप बुझने और जलने लगती। उसी बीच आर्यन ने फिर से एक बार शिकायत की। आर्यन की बात सुनते ही कविता ने मुझसे उस घर को छोड़ने को कहा। इसीलिए एक दिन जब मैं घर पर अकेला था, मैंने फैसला किया कि बेडरूम के उस अलमारी को ध्यान से देखूंगा। ये वही अलमारी थी जिसके बारे में आर्यन अक्सर बात करता था। उस अलमारी के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कमरे में अचानक से तापमान गिर गया हो। मैंने अलमारी खोली पर अंदर कुछ भी नहीं था, बस पुराने धूल भरे कोने। लेकिन अलमारी के पीछे की लकड़ी पर मुझे कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने पंजों से खींचा हो। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उस रात मैंने कविता से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर डर ने जगह बना ली थी। अगले दिन मैंने बिल्डिंग के चौकीदार से बात की। जब मैंने उससे उस अपार्टमेंट के बारे में पूछा तो वो चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, साहब ये फ्लैट अच्छा नहीं है। पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। उसका लाश कई दिनों तक अलमारी में छुपा हुआ था। पुलिस ने जब लाश निकाली तब तक बदबू से पूरा घर भर चुका था। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही अलमारी थी जहां से मुझे वो खरोंच के निशान मिले थे। मैंने उस वक्त मकान मालिक से बात की, पर उसने बात को टालने की कोशिश की और कहा, ये सब सिर्फ अफवाह है, आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अब डर मेरे दिल में घर कर चुका था। उसी रात की बात है, हम सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल अजीब लग रहा था। अचानक रसोई से बर्तन के गिरने की तेज आवाज आई। मैं दौड़कर देखने गया तो देखा कि रसोई में सब कुछ बिखरा पड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं कमरे में लौटा, आर्यन मुझे बिस्तर पर बैठा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये सब देखकर कविता ने उसे गले से लगा लिया और धीरे धीरे रोने लगी। मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। हालांकि उस रात और कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में हालत और भी बिगड़ते गए। लाइट्स अपने आप जलती और बुझती थी। रात को किसी के भारी कदमों की आवाज अक्सर हमें सुनाई देती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर चल रहा है। उसी बीच कविता ये भी कहने लगी कि उसे बार बार सपने आते हैं जिसमें वो सफेद साड़ी वाली औरत को देखती है, जिसकी आंखें खून से भरी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वो बस देखती रहती है। मैंने फैसला किया कि मैं किसी पुजारी से मदद लूंगा। इसीलिए पुजारी ने घर आकर पूरे अपार्टमेंट का मुआयना किया और कहा कि ये जगह अशुभ है और यहाँ एक अशांत आत्मा का वास है। ये कहते हुए उस पुजारी ने हमें सीधे उस घर को छोड़ने को कहा, क्योंकि आर्यन के रहते उस घर में किसी भी तरह का पाठ पूजा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। यानी कि वो सफेद साड़ी वाली औरत जिसे आर्यन बार बार देख रहा था, वो उसे चोट पहुंचा सकती थी। इसीलिए उस पुजारी के कहने पर उस रात हम घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि सुबह तक रुकना बेहतर होगा। लेकिन आधी रात को ऐसा कुछ हुआ जिसने हमें भागने पर मजबूर कर दिया। रात के करीब 2 बजे कविता ने मुझे हड़बड़ी में उठाया, क्योंकि रसोई में से बड़ी अजीब किस्म की आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और रसोई की ओर बढ़ने लगा, पर जैसे मैं रसोई पहुंचा, मैंने देखा कि अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा है। हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गर्दन को हल्का सा छुआ है। तभी मैंने आर्यन की चिल्लाने की आवाज सुनी।
मैं जब भागकर उसके कमरे में गया तो आर्यन जोर जोर से रो रहा था और कमरे के किनारे की ओर इशारा करके हमें यह बता रहा था कि वहां कोई खड़ा है। इसीलिए ये सब होता देखकर हमने तभी वहां से निकलने का फैसला किया। हमने केवल जरूरी सामान उठाया और उसी के अगले दिन मकान मालिक को चाबियां लौटा दी। मैंने किराया वापस मांगने की बात भी नहीं की। हमें गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए, लेकिन महीनों तक आर्यन रात को रोते हुए उठ जाता था। वो बार बार कहता था, पापा वो मुझे ढूंढ रही है। आज इतने साल बाद भी उस अपार्टमेंट की यादें मेरे दिमाग में ताज़ा है। क्या वो सच में आत्मा थी या हमारे मन का भ्रम, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस जगह का माहौल, वो ठंडक और वो अजीब गंध, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विवेक और उसके परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।